ये झूठ बोल रही है, ये सब सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। रमीज गुस्से से ठाड़ रहा था। बाकी सब बेयकीनी से उसे देख रहे थे। रमीज, अगर ये सच नहीं है तो जो नजर आ रहा है वो क्या है? साजिदा बेगम ने गुस्से से रमीज को घूरते हुए कहा। उन्होंने उर्वा को अपने साथ लगाया हुआ था और वो चादर से खुद को छुपाते हुए बहुत ज्यादा रो रही थी। उसके चेहरे पर जा बजा खराशें थीं, लिबास भी जगह जगह से फटा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। ये सब उसकी हालत का पता बता रही थी कि उस पर क्या कयामत बीत चुकी है। मगर रमीज इस सब से अनजान नजर आ रहा था। उर्वा, तुम इन सबको पूरी बात बताओ, इन्हें सच्चाई बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है और यहाँ मैं तुम्हारे बुलाने की वजह से ही आया था। तुमने मुझे खुद कॉल की थी और अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बताओ इन सब लोगों को कि सच क्या है। रमीज ने एक आस भरी नजर से उर्वा को देखा था, जैसे उसके बोलने के बाद मंजर बदल जाएगा। सब लोग उसे गुस्से और नफरत से देख रहे थे। मामू ममानी, अपनी सगी माँ और अपनी मंगेतर जो आंखों में शक लिए उसे देख रही थी। वो तेजी से उर्वा की तरफ बढ़ा। उसके हकीकत बिताने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर उर्वा की बात सुनकर उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। क्या बताऊं मैं इन लोगों को कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं गैर तो नहीं थी, मैं तुम्हारे मामू की बेटी थी, तुम्हारे खानदान की इज्जत थी। तुमने फिर मेरी इज्जत पर हाथ डाला। वो चीखते चिल्लाते हुए बोल रही थी और रमीज का हैरत के मारे मुंह खुले का खुला रह गया था। और वाह, इसके मुंह से बमुश्किल यही आवाज निकल सकी। मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम क्या कह रही हो। मैंने क्या किया है? मैं बेगुनाह हूँ। मगर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी आसिया बेगम उसके करीब आईं, जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। फिर उन्होंने यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि पै दर पै वो अपने बेटा को मारने लगी, उसे बुरा भला कहने लगी। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम यूं सबकी नज़रों में मुझे रुस्वा कर दो। क्यों तुमने ये सब किया है? अगर तुम्हें उर्वा पसंद थी तो तुमने फिर सबीन के साथ शादी करने का फैसला क्यों किया था? रमीज ने अपनी सफाई में एक बार फिर बोलने की कोशिश की। अम्मी, आप मेरी बात सुने। जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये सब क्या है। मैं उर्वा के कॉल करने पर यहाँ पर आया था। उसने मुझे रोते हुए कॉल की, ये मुसीबत में है, मैं उसके कमरे में जल्दी पहुँचूँ। मगर जब मैं यहाँ पर आया तो उल्टा ये मुझे देखकर चिल्लाने लगी और फिर आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। और अब मैं नहीं जानता कि मुझ पर ये इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। अब की बार जमीला बेगम आगे बढ़ी। बेटा, खूब सिला दिया है तुमने हमारी मोहब्बत का। हमने तुम पर एतबार किया और तुम्हें अपना बेटा बना लिया। अपनी बेटी तुम्हें सौंप दी। मगर तुमने हमारे साथ क्या किया? हमारी ही इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। जबकि मामू तो निढाल से बिस्तर पर ढह गए थे। उनके लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। आंटी, आप समझने की कोशिश करें। मैं नहीं जानता ये सब क्या है। उर्वा ऐसा क्यों कह रही है? वो बेबसी की इंतहाओं पर था। उसने उम्मीद भरी नज़रों से सबीन की तरफ देखा। सबीन, तुम तो जानती हो मुझे, मैं इस टाइप का इंसान नहीं हूँ। तुम इन सबको बताओ, इन्हें समझाने की कोशिश करो कि इन सबको गलतफहमी हुई है। मगर सबीन मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए वहां से चली गई थी। एक एक करके वो सब लोग वहां से चले गए थे और अब उसकी माँ आसिया बेगम उसके सामने खड़ी थी। रमीज, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे सबकी नज़रों में यूं शर्मिंदा करोगे। तुमने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब रमीज भी अपनी सफाई में बोलता हुआ थक चुका था। जब आपको मुझ पर यकीन ही नहीं है तो मजीद इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इस वक्त अपने घर जा रहा हूँ। मेरा इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मुझे सबीन के साथ शादी करनी है। वो लड़की जो मुझ पर एतबार नहीं कर रही, जो मुझे अच्छी तरह से जानते हुए मुझे गलत करार दे रही है, मैं ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता। बहुत खूब, एक बहन की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब तुम दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हो। मेरी बात सुनो रमीज, तुम यहाँ से इस तरह से नहीं जा सकते। तुम समझ रहे थे तुम ये नापाक खेल कामयाबी से खेलोगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर पता चल भी गया तो वो अपनी बेटी का ख्याल करके इस बात को दबा लेंगे, तुम्हें माफ कर देंगे। मगर ऐसा नहीं हो सकता। जो तुमने किया है वो किसी तरह से भी माफी के काबिल नहीं है, मगर तुम्हें अपने इस गुनाह का कफारा अदा करना होगा। अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने कुछ भी नहीं किया? आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रही? कैसे कर लूं मैं यकीन? आधी रात को तुम उर्वा के कमरे में मौजूद हो। जो उस बच्ची की हालत है, रो रो कर वो अपनी इज्जत की दहाइयाँ दे रही है। क्या वो सब झूठ है?
कोई भी लड़की अपनी इज्जत का यूं सरेआम तमाशा नहीं लगा सकती। वो मेरे भाई की बेटी है, मेरे भाई के घर की इज्जत है, और मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकती कि तुम घर की इज्जत को यूं नीलाम करो। तुम्हें उर्वा को अपनाना होगा, उससे शादी करनी होगी। रमीज़ के सर पर जैसे बम फटा था। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं उर्वा से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्यों शादी नहीं कर सकते तुम? उसे इस्तेमाल कर सकते हो, तुम उसकी इज्जत से खेल सकते हो, मगर उससे शादी नहीं कर सकते। बहुत खूब बेटा, ये तरबियत तो नहीं की थी मैंने तुम्हारी। अब की बार रमीज़ ने दोनों हाथों में सर थाम लिया था। अम्मी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं किसी साजिश का हिस्सा बना हूं? मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर ये सब गलत है, झूठ है। आप मुझ पर यकीन करें, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुमने जो करना था कर दिया, अब आखिरी फैसला मेरा होगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई थी और रमीज़ वहीं पर बैठा रह गया था। काफ़ी देर के बाद जब उसके हवास बेदार हुए तो उसने सोचना शुरू कर दिया था कि आखिर ये सब क्या हुआ था। उर्वा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उर्वा ने उसे फंसाया था, उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, मगर क्यों? उसने उर्वा का क्या बिगाड़ा था? उर्वा तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसे बहुत अच्छे से समझती थी। फिर उर्वा ने ये सब क्यों किया और किसके कहने पर किया? समीर ने सर उठाकर देखा। इस वक्त वो उर्वा के ही कमरे में था और उर्वा की हंसती मुस्कुराती तस्वीर सामने दीवार पर अवेजा थी, जिसमें उसके साथ सबीन और रमीज़ दोनों मौजूद थे। ये तस्वीर रमीज़ की बर्थडे पर खींची गई थी। महज 2 महीने पहले ही ये लोग अच्छे दोस्तों की तरह रह रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उसे उर्वा का रवैया बदला हुआ महसूस हो रहा था। वो नहीं जानता था कि क्या वजह है। उसका रवैया महसूस तो हुआ, पूछने पर भी उर्वा ने उसे कुछ नहीं बताया था। और अब उर्वा ने जो कुछ किया था, उसने तो रमीज़ की पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। न जाने अब सबीन उस पर दोबारा एतबार करेगी भी या नहीं। बाकी की रात यही सोचते हुए गुजार दी थी। सुबह की सफ़ेदी नमूदार हुई तो वो लाउंज से गुजरकर बाहर जाने लगा, जब तौकीर मामू और अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वहीं पर रुक गया। रुक जाओ रमीज़, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। आसिया बेगम मजबूत लहजे में उससे कहती उसके सामने आन खड़ी हुई। अम्मी, यहाँ पे मेरे रुकने का कोई जवाज़ नहीं बनता। अब आप मुझे जाने दें। उर्वा से तुम्हें निकाह करना होगा। उर्वा को साथ लिए बगैर हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये सब सुनकर रमीज़ के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। कैसी बातें कर रही हैं आप? उर्वा से निकाह? ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं इस धोखेबाज और झूठी लड़की से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आसिया बेगम का हाथ एक बार फिर उठा, उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान छोड़ता गया। अगर तुम उसके साथ शादी नहीं करोगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आज के बाद मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी, कभी पलट कर भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। उनकी धमकी कारगर साबित हुई थी। गुस्से से रमीज़ की मुठियां भींच गई थीं। कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या चल रहा था। ठीक है, मैं उर्वा से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये अल्फाज कहने के लिए उसे बहुत ताकत सर्व करनी पड़ी थी। कर्ब से उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थीं। अब जब उसने सर उठाकर देखा तो उसके सामने ही सबीन खड़ी थी। रोई रोई आंखें, सता हुआ चेहरा, बिखरे बाल, वो उसके अंदर की हालत की गमाजी कर रहा था। ऐसी ही हालत उसकी माँ और मामी की भी थी। मामू भी शिकस्ता अंदाज में बैठे हुए थे, गोया उनकी दुनिया लुट चुकी हो। उसे उर्वा पर एक बार फिर से शदीद गुस्सा आया। उर्वा, तुमने ये सब क्यों किया? मैं नहीं जानता, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। दूसरी तरफ जब उर्वा को मालूम हुआ कि रमीज़ उसके साथ निकाह करने का तैयार हो गया है, उसके होंठों पर मुस्कुराहट खिल उठी थी। उसने ये खतरनाक खेल खेल लिया था, मगर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस खेल में जीत जाएगा। जो वो चाहती है वो हो जाएगा, मगर वो चेहरे के तासुरात से किसी को जाहिर नहीं होने देना चाहती थी कि वो इस रिश्ते से खुश है, वगरना सब लोगों को शक पड़ सकता था। रमीज़ बेख्याली के आलम में वहीं पर बैठा रह गया था। उसने ना नाश्ता किया था, न ही पानी का घूंट हलक के नीचे उतारा था। वो बस यहाँ से जल्द जाना चाहता था। और फिर निकाह ख्वाह भी आ गया। निकाह के बाद रमीज़ ने एक पल भी यहाँ पर रुकना गवारा नहीं किया था। फिर अपनी माँ की आवाज़ें देने के बावजूद भी वहाँ से चला गया था। पूरा दिन वो सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। रात के गुजरे हुए वाक़यात उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। आधी रात को वो सड़क किनारे गाड़ी खड़े करके अपनी सोचों में गुम था, जब उसके नंबर पर आसिया बेगम की कॉल आने लगी। बेदिली से उसने कॉल अटेंड की। कहाँ हो रमीज़? आधी रात हो गई है, अभी तक तुम घर नहीं आए? उनके लहजे में तशवीश बोल रही थी। बस आ रहा हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया और फ़ोन बंद कर दिया। वापसी के सफ़र के दौरान भी तरह तरह की सोचें उसके दिमाग में घूम रही थीं। जब घर आया तो सबसे पहला सामना अपनी माँ के साथ हुआ था।
आंखों में तशवीश लिए उसे देख रही थी। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है और आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें इनकार करके वो अपने कमरे में आ गया था। वो उसे आवाज़ें देती रह गई थी। जैसे ही लाइट ऑन की तो बेड की तरफ नज़र पड़ते ही वो एक पल को चौंक गया था, क्योंकि सामने बेड पर उर्वा मौजूद थी, जो कि उंगलियां चटकाते हुए शायद उसी का ही इंतज़ार कर रही थी। उसे देखकर रमीज़ के पूरे वजूद में गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी। वो जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा था और फिर उसे दोनों बाजुओं से सख्ती से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया। एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। उर्वा ने बेयकीनी से उसे देखा। वो जानती थी कि रमीज़ बहुत गुस्से में है, मगर वो इतना शदीद रद्द अमल देगा उससे उसकी तवक्को नहीं थी। उर्वा ये नहीं जानती थी कि उसने रमीज़ को हासिल तो कर लिया था, मगर आज उसकी ज़िंदगी का अहम मोड़ शुरू होने वाला था, जो उसकी पूरी ज़िंदगी को तब्दील कर देने वाला था। उर्वा अभी यूनिवर्सिटी से थकी हारी घर वापस आई थी। आज इसकी शाम में भी क्लासेस थीं। जब वो घर आई तो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। उसका दिल चाह रहा था कि घर जाकर वो लंबी तान कर सो जाएगी। अपने कमरे में आई तो सामने ही सबीन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। नया ड्रेस पहने, बाल पुष्ट पर खुले छोड़े, चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप किए। अब वो आईने में अपना अक्स देख रही थी। इसे देखकर उर्वा हैरान रह गई, क्योंकि सबीन कम कम ही तैयार होती थी। ज़्यादातर वक्त वो सादगी में ही रहती थी। जहाँ तक उर्वा को याद पड़ता था, आज ना तो कोई फंक्शन था, ना कोई घर में इनवाइटेड था, और ना उन्होंने कहीं बाहर जाना था। तो फिर क्या बात है सबीन, क्या तुम कहीं पे जा रही हो? अरे नहीं, मैंने कहाँ जाना है, घर पे ही हूँ मैं। आज तो इसके अंदाज ही बदले हुए थे। लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कान फैली हुई थी। उर्वा को कुछ समझ नहीं आ रहा था सबीन के बदले हुए अतवार की आखिर वजह क्या है। तभी अम्मी भी कमरे में आ गईं। अरे उर्वा, आ गई तुम? चलो जल्दी से तुम किचन में आकर मेरी हेल्प करवाओ। अम्मी की बात सुनकर उर्वा को सख्त ताज्जुब का एहसास हुआ था। किचन की जिम्मेदारी अम्मी और सबीन के जिम्मे थी। उर्वा इन सब कामों से दूर रहती थी, और अभी तो वो यूनिवर्सिटी से घर आई थी, थकी हुई थी। उसका लंबी तान कर सोने का इरादा था। नहीं अम्मी, मैं तो बहुत थकी हुई हूँ। अभी मैं घर आई हूँ और अब मैं सोने लगी हूँ। आप सबीन को बोले ना, वो आपके साथ काम करवा देगी। अरे बेटा, आज तो सबीन को रेस्ट दे दो। आज सबीन मेरे साथ कोई काम नहीं करवाएगी, बल्कि आज तुम मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प करवाओगी। अम्मी ने सबीन को प्यार भरी नज़र से मुस्कुराते हुए देखा था। सबीन क्यों नहीं आपके साथ काम करवाएगी? और किचन में ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? क्या कोई घर आ रहा है? हाँ, तुम्हारी आसिया फूफो घर आ रही हैं। आसिया फूफो इस शहर में ही रहती थीं और अक्सर महीने 2 महीने बाद चक्कर लगाती रहती थीं। उनकी आमद पर अम्मी ने कभी भी इस कदर एहतमाम और तकल्लुफ़ नहीं किया था। फूफो को ये सब पसंद भी नहीं था, मगर आज जिस तरह से वो उनकी खातिर मदारत के लिए हलकान हो रही थीं, ये बात उर्वा को कुछ खटक रही थी। जमीला बेगम तो अपनी बात करके कमरे से बाहर चली गई थी। सबीन शर्माई शर्माई सी बेड के कोने पर टिक गई। तुम भी जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ, फूफो लोग बस आने वाले होंगे। अब उर्वा की बर्दाश्त भी जवाब दे गई थी। ये तुम सब लोग आखिर कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? आसिया फूफो अगर आ रही हैं तो वो कोई पहली बार इस घर में नहीं आ रही, और मुझसे नहीं काम होता। तुम खुद जाओ, जो करना है करो, मुझे सख्त नींद आ रही है। वो ऐसी ही थी, दो टोक अंदाज में बात करने वाली, किसी का भी लिहाज नहीं करती थी। सबीन ने एक अफसोस भरी नज़र उस पर डाली और फिर कमरे से बाहर निकल गई थी। उर्वा ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और सो गई थी। न जाने कितनी देर तक वो सोती रही। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक की आवाज़ आ रही थी, मगर उर्वा सुनी अनसुनी किए पड़ी रही। जब ये दस्तक की आवाज़ मुसलसल बढ़ने लगी तो चारों नाचार उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने अम्मी खड़ी थी। तुम्हें मैंने कहा भी था आज तुम्हारी फुप्पो घर आ रही हैं, तुम मेरी काम में मदद करवाओ, मगर तुम अपनी ही मर्जी चलाती हो, किसी की भी नहीं सुनती। अब जल्दी से आ जाओ, वो तुम्हारा पूछ रही है। अम्मी ये कहकर चली गई थी। तभी उर्वा को रमीज़ की आवाज़ सुनाई दी थी। इसका मतलब था आज आसिया फूफो के साथ रमीज़ भी आया था। जल्दी से कपड़े बदले और जल्दी जल्दी में बालों में ब्रश चलाकर चेहरे पर हल्की सी लिपस्टिक भी लगा ली। वो इतनी सी तैयारी में ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसका अभी इतनी जल्दी बिस्तर छोड़कर बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था, मगर रमीज़ की आवाज़ सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाई थी। ड्राइंग रूम में जब दाखिल हुई तो सामने का मंजर ही बहुत अजीब था। सबीन फूफो के पास बैठी हुई थी, सर पर दुपट्टा ओढ़े शर्माई शर्माई सी वो बहुत प्यारी लग रही थी, और सामने ही रमीज़ बैठा हुआ था, मगर उसकी आंखों में ऐसे रंग थे। वो इस अंदाज में सबीन को देख रहा था जिसे देखकर उर्वा को अपने दिल की दुनिया उथल पुथल होते हुए महसूस हो रही थी। अरे उर्वा, आओ मेरी बेटी, कैसी हो तुम? कब से मैं आई हुई हूँ, तुम्हारा पूछ रही थी। उर्वा मकानकी अंदाज में उनके पास चली गई। उर्वा की छठी हिस्स उसे बार बार कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी।
कमरे में बैठे हुए नुफूस के चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा हो रहा था कि वो सब लोग बहुत खुश थे। तभी उर्वा के मुंह में फुप्पो ने मिठाई डाली। ये लो, अपनी बहन और रमीज़ की बात पक्की होने की खुशी में ये मिठाई खाओ। उर्वा से वो मिठाई निगलना मुश्किल हो गया। फटी फटी आंखों से उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। बेयकीनी से सबीन की तरफ देखा जो बहुत खुश लग रही थी, और रमीज़, उसके तासुरात देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे उसे सारे जहान की खुशियां मिल गई हों। बहुत मुश्किल से उर्वा ने अपने तासुरात कंपोज किए थे। बहुत मुबारक हो फुप्पो आपको। फुप्पो ने उसके माथे पर प्यार किया। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। वो ड्राइंग रूम से निकलकर किचन में आ गई। यूं भी उसके लिए रमीज़ और सबीन के चेहरे देखना आसान नहीं था। अम्मी, किसी काम में मदद चाहिए हो तो मुझे बताएं। जमीला बेगम ने खफा सी नज़र उस पर डाली। तुम्हें मैंने कहा भी था कि मेरे साथ किचन में आ जाओ, मगर नहीं, माँ को सुख न देने का तो तुमने तहैया किया हुआ है। सबीन के लिए आज का दिन कितना अहम था, और तुम्हारी फूफू क्या सोचेंगी कि आज के दिन भी मैंने इसे अपने साथ किचन में उलझाए रखा। तुम भी ना उर्वा, मौका महल देखती नहीं हो। कभी कभी मर्जी के खिलाफ बहुत कुछ करना पड़ जाता है। जमीला बेगम गुस्से से बोलती जा रही थी। यकायक उसकी आंखें पानियों से भरने लगी थीं। बोलते बोलते जमीला बेगम ने उसके चेहरे की तरफ नज़र डाली। अरे ये क्या, इतनी सी बात पे तुम रोना शुरू कर देती हो? उनका ये कहना ही था कि उर्वा के आंसू बहने की शिद्दत में इजाफा हो गया था। जमीला बेगम हक्का बक्का रह गईं। अरे ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें डांटने का हक रखती हूँ। ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया जो तुम यूँ आंसू बहा रही हो। चलो बंद करो ये रोना धोना। खुशी का मौका है, ऐसे में रो धोकर बदशुगनी मत फैलाओ। तुम्हारी फूफो क्या सोचेंगी कि तुम अपनी बहन की खुशी में बिल्कुल भी खुश नहीं हो। उर्वा ने आहिस्तगी से अपने आंसू साफ किए। उसे अपने दिल की दुनिया वीरान होते हुए महसूस हो रही थी। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद उर्वा किचन में ही अपनी माँ के साथ मसरूफ़ रही थी। रात को खाना खाने के बाद वो लोग वहाँ से रुखसत हुए थे। बार बार रमीज़ की नज़रें सबीन की तरफ उठ रही थी और शर्माई सी सर झुकाए बैठी हुई थी। उर्वा ये सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से नोट कर रही थी। उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था। रात को खाना खाने के बाद वो सब लोग वहाँ से अपने घर रुखसत हो गए थे। पूरी रात उर्वा की आंखों में कटी थी। आज की शाम के गुजरे हुए मनाजिर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे और वो गुस्से से भनाई हुई थी। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी में गए तो आयशा उसके तासुरात देखकर चौंक गई। अरे उर्वा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? उर्वा ने अपने चेहरे पर अफसुर्दा सी मुस्कुराहट से डाली। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? मुझे तुम कुछ बदली हुई लग रही हो। अगर मैं गलत नहीं तो मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ है जैसे तुम बहुत अफसुर्दा हो? तुम रात भर रोती रही हो, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? उर्वा ने गहरी सांस ली। आयशा का शुमार उसकी उन दोस्तों में होता था जो बिन कहे उसके दिल की बात जान लेती हैं और उसकी परेशानी में परेशान हो जाती हैं। कल सबीन की रमीज़ के साथ बात पक्की हो गई है, उसने अफसुर्दा लहजे में इतला दी। आयशा ये सुनकर चौंकी। रमीज़ कौन? वो तुम्हारी फूफो का बेटा जो अक्सर तुम्हें यूनिवर्सिटी से लेने के लिए आता है? हाँ, उर्वा ने आहिस्तगी से उसे जवाब दिया। मगर वो तो तुम में इंटरेस्टेड था। तुमने बताया था कि तुम दोनों की बहुत दोस्ती है और उसकी तो सबीन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तुम तो कहती थी कि वो तुम्हें पसंद करता है, तो फिर उसने अब सबीन के साथ क्यों मंगनी कर ली? उर्वा ने गहरी सांस ली। मैं भी यही समझ रही थी कि वो मुझे पसंद करता है। सबीन के साथ उसकी नोक-झोंक जारी रहती थी, मगर मैं क्या जानती थी कि वो मुझे छोड़कर उसे अपना लेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही रमीज़ को प्रपोज़ कर देती, उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बता देती। मुझे यकीन है अगर ऐसा करती तो वो कभी भी मुझे छोड़कर सबीन से शादी ना करता। उर्वा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। यार, जो होना था हो गया। तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह ने इससे बढ़कर शानदार इंसान लिखा होगा। तुम दिल पे मत लो और इस बात पर खुश हो कि एक अच्छा इंसान तुम्हारी बहन का नसीब बना है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा मुकद्दर भी बहुत शानदार होगा। वो काफ़ी देर तक उर्वा को समझाती रही, मगर उर्वा के लिए अपने दिल को समझाने बहुत मुश्किल था। रमीज़ से दस्तबरदारी इतनी आसान नहीं थी। उसे इतनी आसानी से वो सबीन के हवाले नहीं कर सकती थी, मगर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन दोनों की जल्द शादी होने वाली थी और घर वालों को इस बात पर एतराज़ भी नहीं था। ऐसे में अगर वो कोई बात करती तो यकीनन घर वाले उसे ही समझा बुझाकर खामोश करवा देते। दिन इसी तरह से बेकैफ अंदाज में बीतते जा रहे थे। रमीज़ हर दूसरे तीसरे दिन उनके घर आता और सबीन को लेकर कभी शॉपिंग पर, कभी आइसक्रीम खाने, तो कभी वॉक करने के बहाने ले जाता, और दोनों कितना वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे। जब सबीन घर वापस आती तो उसके चेहरे पर गुलाब खिले हुए नजर आने लगते थे, जिसे देखकर उर्वा का गुस्से से दिमाग भूना जाता था। उस दिन वो यूनिवर्सिटी से घर आई तो सबीन नए कपड़े पहनकर कहीं जाने के लिए तैयार बैठी थी। तुम कहीं जा रही हो? उर्वा को अंदाजा हो गया था कि यकीनन वो रमीज़ के साथ जा रही है, मगर वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। हाँ, रमीज़ के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, सबीन ने शर्माते हुए बताया। तुम्हारी शॉपिंग आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ने लगी?
तुम पहले तो कभी कभार ही मार्केट जाती थी, ज्यादातर तो तुम मुझसे और अम्मी से चीजें मंगवाती थी, और अब ऐसा क्या हो गया? उर्वा के लहजे में हसद बोल रहा था। यार दरअसल फुप्पू शादी जल्दी करना चाह रही हैं और ये शॉपिंग शादी के सिलसिले में ही है। उनका कहना है कि मैंने ही तमाम चीज़ें इस्तेमाल करनी है और ये सब मुझे अपनी ही पसंद से लेना चाहिए। ये इतला और के लिए नहीं थी। वो तो ये समझ रही थी कि अभी उनकी शादी में वक्त बाकी है, वो उनकी शादी रुकवाने के लिए कोई बंदोबस्त कर लेगी, मगर अब तो उसमें बहुत कम वक्त रह गया था। तभी रमीज़ वहाँ पर आ गया। वो मोहब्बत पाश नज़रों से सबीन को देख रहा था। हो गई तुम तैयार? चलो फिर वापस तुम्हें घर जल्दी छोड़ के जाना है, मुझे एक जगह काम है। सबीन ने अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और वो भी जल्दी से बोल पड़ी, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ, मुझे भी चंद ज़रूरी चीज़ें लेनी है। उसकी बात सुनकर रमीज़ के माथे पर सलवटें पड़ गईं। मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा, अभी मुझे सबीन के साथ ज़रूरी बात करनी है, मुझे उसके साथ कुछ वक्त अकेले में गुजारना है। रमीज़ ने साफ अंदाज में कहा तो उर्वा के दिल पर जैसे घोंसा पड़ा। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रमीज़ उसे इस कदर वाज़े अंदाज में नज़रअंदाज करेगा, उसे टोक देगा। सबीन को भी रमीज़ का अंदाज अच्छा नहीं लगा था। कोई बात नहीं रमीज़, इसने भी ज़रूरी चीज़ें लेनी है और वो भी हमारे साथ चले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रमीज़ बिना कुछ कहे चाबी लेकर बाहर निकल गया था। अब उर्वा का दिल नहीं चाह रहा था जाने को, मगर सबीन के कहने पर वो उनके साथ चल पड़ी। पूरा रास्ता रमीज़ का मूड ऑफ रहा था। उसने ना तो सबीन की तरफ देखा, न उससे बात की, और उर्वा को भी मुसलसल नज़रअंदाज करता रहा। उर्वा को अपनी सुबकी का एहसास हुआ। घर वापस आने के बाद उर्वा तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोई थी। रमीज़ का ये रवैया उसकी जान लेने के लिए काफ़ी था। जूं जूं वक्त बीतता जा रहा था, उर्वा को महसूस हो रहा था कि वो अब रमीज़ के बगैर नहीं रह सकती। वो उसे इतनी आसानी से सबीन के हवाले नहीं कर सकती थी। मगर मुझे क्या करना चाहिए, वो अक्सर सोचती थी। तब उसके जहन में ये आइडिया आया। ये आइडिया ख़तरनाक था, मगर रमीज़ को हासिल करने का इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। उसे उस दिन मौका मिल गया। उस दिन आसिया, फुप्पो और रमीज़ काफ़ी दिनों के बाद उनके घर रात रुकने के लिए आए थे। और वह यूनिवर्सिटी से आई तो अम्मी कहने लगी, सबीन तो रमीज़ के साथ आउटिंग पर गई हुई है, तुम मेरे साथ आओ और किचन में मेरी मदद करवाओ। उर्वा का मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया था, मगर फिर वो कुछ कहे बिना उनके पास आ गई। अब तुम भी घर के काम काज सीख लो तो तुम्हारे काम आएंगे। पढ़ाई अपनी जगह, लड़कियों को खानादारी भी आनी चाहिए। वो खामोशी से अपनी अम्मी की बातें सुनती रही। अब सबीन को देख लो, बेशक वो अपने फूफो के घर जा रही है, खानादारी में वो ताक है, मुझे उसकी तरफ से कोई फिक्र नहीं है। और एक तुम हो जिसे अभी तक आमलेट भी अच्छे से बनाना नहीं आता। उर्वा ने कोफ्त भरी नज़र अम्मी की तरफ डाली। अम्मी, जब मेरे सर पे पड़ेगी, मुझे काम करना पड़ा तो मैं भी कर लूँगी। आप हर बात में सबीन के साथ मेरा मुकाबला मत किया करें। सबीन को पढ़ने का भी तो शौक नहीं है। बीए के बाद वो घर बैठ गई और घर खाली बैठकर उसने क्या करना था। उसे शुरू से ही घर के कामों में दिलचस्पी थी, जबकि मेरे लिए पढ़ाई ज़्यादा अहम है। वो ना चाहते हुए भी तल्ख हो गई थी। जमीला बेगम ने एक सर्द निगाह उस पर डाली। सबीन तुम्हारी बहन है, अगर मैं तुम्हें उसकी मिसाल दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम दोनों का आपस में कंपेयर कर रही हूँ। ना जाने क्यों तुम कभी कभी इतनी रूड हो जाती हो। वो तुम्हारी सगी बहन है और तुम दोनों में बिल्कुल भी बहनों वाली मोहब्बत नजर नहीं आती। जमीला बेगम फिर से उसवे से बड़बड़ाने लगी थी। तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर पड़ी। रमीज़ और सबीन घर वापस आ चुके थे और अब लॉन में टहलते हुए बातें कर रहे थे। न जाने रमीज़ क्या कह रहा था, उसकी बातें सुनकर सबीन के चेहरे पर शफक खिलती जा रही थी। सबीन को मैं एक पल के लिए भी रमीज़ के साथ नहीं देख सकती। वो दोनों एक साथ खुश होते हैं तो मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर आग जल रही हो। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं उन दोनों की शादी नहीं होने दे सकती। रमीज़ मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा हक है, वो खुद कलामी करते हुए बोली। अब उसने सोच लिया था कि उसने क्या करना है, और ये सोचते हुए एक पल को खौफ आया। अगर ये बना बनाया खेल बिगड़ गया, अगर सब लोगों को सच मालूम हो गया, तो मेरी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह जाएगी। मैं सबकी नज़रों से गिर जाऊंगी और रमीज़ को भी पर कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगी। मगर मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे सब कुछ बहुत एहतियात से करना होगा। आधी रात का वक्त था। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। उर्वा का कमरा सबसे हटकर था। वो अपने कमरे में टहल रही थी। उसने रमीज़ के नंबर पर कॉल की और रोते हुए कहने लगी कि मेरे कमरे के बाहर ना जाने कौन है, वो खिड़की से कमरे में आने की कोशिश कर रहा है। तुम फौरन से यहाँ पर आओ, मेरी मदद करो। उर्वा बचपन से ही बहुत डरपोक थी। उसे रात को डर लगता था। यही सोचकर रमीज़ हंस पड़ा था कि शायद वो ख्वाब में डर गई है। कुछ भी नहीं होता, सो जाओ आराम से, कोई भी नहीं है बाहर। मगर उर्वा मुसलसल रोते हुए कहने लगी कि वो जो कोई भी है खिड़की तोड़कर कमरे में आ जाएगा, मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तुम जल्दी से आ जाओ, खुदा के लिए यहाँ पर आ जाओ। अब रमीज़ ठिठक गया। वो सोच में पड़ गया कि कहीं कोई चोर वोर तो नहीं उसके कमरे में घुस आया। इस ख्याल का आना ही था कि वो जल्दी से गेस्ट रूम से बाहर निकला था। एक पल को उसने सोचा कि वो घर वालों को जगा दे, मगर इस तरह से वो जो कोई भी था खबरदार हो जाता, उसे भागने का मौका मिल जाता।
उसे पकड़ने के लिए रमीज खामोशी से उर्वा के कमरे में गया था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे की लाइट ऑफ थी और एक तरफ से उर्वा के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। रमीज ने लाइट ऑन की और बेइख्तियारी अंदाज में उर्वा की तरफ बढ़ा। उसकी हालत देखकर महसूस हो रहा था जैसे उस पर क़यामत टूट पड़ी हो। रमीज ये देखकर बौखला गया। क्या हुआ है उर्वा, सब ठीक तो है? वो तशवीश से बोला, मगर उर्वा का रवैया अजीब था। वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी। रमीज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उर्वा को क्या हुआ है, वो इस कदर चिल्ला क्यों रही है। वो इससे चीखने का, रोने का सबब पूछ रहा था जब ही सब घर वाले कमरे में दाखिल हो गए। और फिर उसके बाद जो हुआ, इसके लिए रमीज किसी तरह से भी तैयार नहीं था, मगर इतना उसे अंदाजा हो गया था कि इस सब में उर्वा ने उसे फंसाया है। और उर्वा ने ऐसा क्यों किया, इस बात का जवाब तो वही दे सकती थी जो कि अब उसके सामने आंखों में खौफ लिए खड़ी थी। क्यों किया तुमने ऐसा? सबकी नजरों में मुझे तमाशा बनाकर रख दिया, मेरी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी। आखिर क्या मिला तुम्हें ये सब करके? वो चीखते हुए धाड़ रहा था। रमीज, मेरी बात सुनो, मैंने जो किया है तुम्हारी मोहब्बत में किया है। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तुम मेरी मोहब्बत को समझ नहीं सके। तुमने मुझे छोड़कर सबीन को अपना लिया, उसके साथ मंगनी कर ली और अब उससे शादी करने जा रहे थे। ये सब बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। रमीज ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। ये मोहब्बत नहीं, हवस है। मोहब्बत तो एहसास का नाम है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। और तुमने क्या किया? तुमने मुझे बदनाम कर दिया, अपनी बहन की खुशियां तबाह बर्बाद कर दी। तुम्हारी जैसी लड़की से मुझे नफरत है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने अरवा को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया था। वो दोबारा से उठ खड़ी हुई इसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने जो किया है वो गलत किया है, मगर मुझे इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या करूँ? तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। तुम मुझे ये सज़ा मत दो। वो अरवा के बाल अपने हाथ में जकड़ते हुए कहने लगा, सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, और ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। तुमने ये शादी मुझे पाने के लिए की है, मेरी मोहब्बत पाने के लिए की है, जो कि तुम कभी भी नहीं पा सकोगी। मैं तुम्हें कभी भी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा, ना ही कभी तुम मेरे दिल में अपनी जगह बना सकोगी। अगर तुम मुझे ये बात कह देती कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो मैं कभी भी तुम्हें ना ठुकराता, मगर जो रास्ता तुमने अपनाया है वो किसी तरह से भी माफ़ करने के लायक नहीं है। वो उसे वहीं पर रोता छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया था और वो ज़मीन पर बैठती चली गई। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। रमीज़ ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे ठुकरा नहीं सकता। वो मुसलसल रोते हुए खुद कलामी कर रही थी, मगर रमीज़ ने उसे पहले ही दिन आईना दिखा दिया था, जिसमें देखकर अरवा को समझ आ गया था कि अब उसकी बाकी की ज़िंदगी कैसे गुजरने वाली है। रमीज़ दूसरे कमरे में जाकर लेट गया था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अरवा महज जज्बातीत के हाथों अपने साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद कर देगी। इस लड़की ने ये क्या किया था? लोग कहते हैं किरदार सिर्फ औरत का होता है, जबकि गलत है। इज्जत और किरदार तो मर्द का भी होता है, और अगर मर्द के किरदार पर सवालिया निशान आ जाए तो उसके लिए भी दुनिया का सामना करना मुश्किल हो जाता है। इसी तकलीफ से रमीज़ अभी गुजर रहा था। अगले दिन जब वो उठी तो आसिया बेगम नाश्ते पर उसका इंतजार कर रही थी। आ गई उर्वा, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ बैठो, नाश्ता करो। रमीज़ नहीं उठा अभी तक? उनकी बात सुनकर उर्वा हैरत से उनकी तरफ देखने लगी थी। वो इस बात का क्या जवाब दे कि रमीज़ रात को ही गुस्से से कमरे से बाहर चला गया था। उसे खामोश देकर आसिया बेगम ने गहरी सांस ली। तभी रमीज़ गेस्ट रूम से आता हुआ दिखाई दिया। वो रमीज़ को देखकर एक पल को चौंकी, मगर फिर उन्होंने अपने चेहरे के तासरात नॉर्मल कर लिए। रमीज़, आओ नाश्ता करो। उसे बाहर जाता देखकर वो पुकार उठी, आप अपनी भतीजी को करवाएं नाश्ता, मेरी फिक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ आपका कौन सा रिश्ता है, कौन सा ताल्लुक है? वो आगे बढ़ गया था। आसिया बेगम तेजी से अपनी जगह से उठी और उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जो तुमने किया है शुक्र करो कि इसके बाद मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वरना मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हारी सूरत भी न देखूं। आओ बैठकर खाना खाओ। अपनी माँ की बात सुनकर उस नज़र उठाकर उर्वा को देखा। वो नज़रें चुराने लगी। अम्मी, आपको अगर हकीकत मालूम हो जाए तो आपको नफरत मुझसे नहीं बल्कि अपनी इस भतीजी से हो जाएगी। रमीज़ उससे गुस्से से घूरते हुए कहने लगा तो आसिया बेगम चौंक उठी।
उन्होंने उर्वा को देखा। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। रमीज, तुमने जो करना था कर लिया, और अब इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि उर्वा तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इज्जत है, और अब इस घर में तुम्हारी बीवी की हैसियत से रह रही है। बेहतर यही है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और जिंदगी में आगे की तरफ देखो। वो खींचते हुए उसे नाश्ता की टेबल पर ले आई थी। मारे बंधे उसने चंद लुक में जहर मार किए। वो गुस्से से उर्वा को देख रहा था। आसिया बेगम दोनों के तासुरात नोट कर रही थी। उन्हें भी दिल में खटक रहा था कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उनकी नज़रों से ओझल है। रमीज को वो भी जानती थी, उनका बेटा ऐसा कभी भी नहीं कर सकता था, मगर कल जो हुआ था वो इसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती थी। उर्वा उनकी भतीजी थी और उसे रमीज पर इतना बड़ा बहतान लगाने की क्या ज़रूरत थी। हो सकता है उर्वा को ही कोई गलतफहमी हो गई हो। शाम को जमीला बेगम और सबीन उर्वा से मिलने के लिए आए थे। सबीन का रवैया पहले की निस्बत नॉर्मल था, जबकि जमीला बेगम उर्वा को गले लगाते हुए रो पड़ी। कैसी हो, ठीक हो मेरी बेटी? उर्वा ने अपनी माँ को देखा तो आंखें भर आईं। वो कुछ कहे बगैर उनके पास बैठ गई थी। वो चोर नज़रों से सबीन को देखने लगी, जो एक दिन में ही सदियों की बीमार नजर आने लगी थी। एक दिन पहले तक उसके चेहरे पर गुलाब खिलते हुए नजर आ रहे थे, और अब वो सदियों की बीमार नजर आ रही थी। एक पल को उर्वा के दिल को कुछ हुआ, मगर फिर उसने अपने दिल को डपटकर खामोश करवा दिया। उसने जो किया उसका हक बनता था। मोहब्बत को हासिल करने के लिए उसने ये सब किया था। वो ऐसी ही थी, जो चीज़ पसंद आ जाए उसे जायज़ नाजायज़ तरीके से हासिल करने वाली। मगर वो ये नहीं जानती थी कि रमीज़ कोई चीज़ नहीं बल्कि इंसान था, और आप जिस इंसान के दिल में जगह ना पा सके उसके साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। वक्त गुजरने के साथ साथ उर्वा को इस बात का अंदाज़ा हो गया था। रमीज़ ने उसके साथ कमरा शेयर कर लिया था, मगर वो ना तो उसकी तरफ देखता था, ना ही उससे बात करता था। जबकि उर्वा अगर उससे बात करने की कोशिश करती तो वो नफ़रत से मुंह मोड़ लेता था। उस दिन बिजली चमक रही थी, बारिश का मौसम था। ऐसे मौसम में उर्वा को हमेशा खौफ महसूस होता था। उस वक्त भी वो खौफ से अपनी जगह पर ठिठुर रही थी। अचानक से बादल गरजे तो वो बेगैर इरादी तौर पर रमीज़ के साथ लिपट गई थी। रमीज़ पर भी ये मौसम असरअंदाज हो रहा था। उसने अपने जज्बात से घबराकर उर्वा को खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर वो खौफ की वजह से उससे और लिपट गई। तब इस मौसम में वो सब हो गया था जिसके लिए रमीज़ किसी तरह से भी तैयार नहीं था। जब जज्बात के बादल छटे तो वो दोनों हाथों में सर थाम के रह गए। ये मुझसे क्या हो गया? वो बुरी तरह से पछता रहा था, जबकि उसकी निस्बत उर्वा सरशार थी। आज उसने अपने शौहर को पा लिया था। अब उसे यकीन था कि एक दिन वो उसके दिल में अपनी मोहब्बत भी पैदा कर लेगी। हर काम वो रमीज़ का अपने हाथों से करने लगी थी। उसके लिए वक्त पर खाना लाती, अपने हाथों से उसके कपड़े धोती, प्रेस करती, और जब घर पर होता तो उस पर निछावर हो जाने वाली नज़रों से उसे तकती रहती। इस सब से रमीज़ बुरी तरह से झुंझुला गया था। तुम मेरे काम मत किया करो, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। वो झुंझलाए हुए अंदाज में उर्वा से ये बात कहता तो वो खफीफ सी होकर मुस्कुरा देती। मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा फ़र्ज बनता है कि आपका ख्याल रखूँ, आपके तमाम काम अपने हाथों से करूँ। रमीज़ ने उसे एक जताती हुई नज़र से देखा। ज़बरदस्ती की बीवी। तब उर्वा का ये सुनकर दिल कटकर रह जाता था। आसिया बेगम हैरान परेशान थी कि आखिर इन दोनों के दरमियान रिवायती मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ क्यों नहीं है। रमीज़ ना तो उसके साथ वक्त गुजारता है, ना उससे कभी प्यार भरे अंदाज में बात करते हुए देखा है। उन्होंने सोच लिया कि वो रमीज़ को समझाएंगी कि वो अपनी बीवी से अपने रवैये को बेहतर कर ले। इसीलिए वो लाउंज में बैठकर आज रमीज़ के ऑफिस से वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। उर्वा आज अपनी माँ के घर रहने के लिए गई हुई थी। सबीन का एक जगह पर रिश्ता तय हो गया था। चंद दिनों में उसकी शादी मुतवक्का थी, और शादी की तैयारियों के सिलसिले में उर्वा अपनी माँ के घर गई हुई थी। आज रमीज़ जब घर आया तो बहुत थका थका सा था। रमीज़, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, उन्होंने रमीज़ के थके हुए चेहरे पर प्यार भरी नज़र डालते हुए कहा। जब रमीज़ खाना खा चुका तो कहने लगी, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा उर्वा के साथ रवैया इतना ख़राब क्यों है? वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें चाहिए कि तुम उससे प्यार और मोहब्बत से पेश आओ। आखिर तुम उसके साथ इतनी बदसलूकी क्यों करते हो? वो शिकवा कुला नज़रों से अपनी माँ को देखने लगा। सच, जब मैं सच बोल रहा था तब किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। आपको तो मेरा हर सच झूठा लगता है, अपनी भतीजी की हर बात पर यकीन है, तो ये बात भी आप उसी से पूछें। आपने कौन सा मेरी बात का यकीन कर लेना है? वो उस दिन के बाद से ऐसा ही गुस्सावर हो गया था। रमीज़, मैंने तुमसे जो बात पूछी है, मुझे उस बात का जवाब दो। अम्मी, मुझे उस औरत से नफ़रत है। उसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करके रख दिया। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। आज उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर ऐसा कर्ब नज़र आ रहा था जिसे देखकर आसिया बेगम का दिल पसीजने लगा। रमीज़,
मुझे बताओ क्या हुआ था उस रात। वो शिकवा कोना नज़र से उन्हें देखने लगा। अगर ये बात आपने उस वक्त मुझसे पूछी होती तो आज ये सब ना होता। आज सबीन मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बनने की तैयारी न कर रही होती और मैं एक नापसंदीदा रिश्ते में उलझा हुआ ना होता। रमीज़, मुझे सीधी तरह बताओ जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ था उस रात। आखिर में उनका लहजा सख्त हो गया। रमीज़ ने तमाम बात उन्हें बता दी थी कि ये सब उर्वा ने अपनी मोहब्बत पाने के लिए किया था। अब आसिया बेगम को भी इस बात का कुछ यकीन हो गया था। उन्हें अंदाज़ा था कि उनका बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, मगर उस वक्त वो अपनी भतीजी की हालत देखकर जज्बाती हो गई थी। जज्बात में आके उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया था। अगर वो गौर करती और ठंडे दिल से मामले के बारे में सोचती तो शायद उन्हें उसी वक्त ही सारी सूरत हाल का इदराक हो जाता, मगर तब भी उनका फैसला यही होता। रमीज़, उर्वा ने जो किया था उसके बाद यही बेहतर था कि तुम्हारी शादी उससे करवा दी जाती। अगर मैं तब भी तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती तो तुम्हारी शादी मैं उर्वा से ही करवाती। खुद सोचो, जो औरत तुम्हारे लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा सकती है वो तुम्हारे लिए किस हद तक पागल होगी। तुम्हारी सबीन से शादी की सूरत में वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकती थी। उर्वा ने जो किया उसे उसके लिए माफ़ कर दो, उसके लिए अपना दिल साफ कर लो। नहीं अम्मी, ये कहना आसान है मगर करना इतना ही मुश्किल है। आपकी ज़ात को सबके सामने तमाशा बना के रख दिया जाए तो आप कभी भी उस इंसान के लिए अपना दिल साफ नहीं कर सकते। मुझे उर्वा से बेइंतहा नफ़रत है, मैं इसके लिए अपना दिल कभी भी साफ नहीं कर सकता। वो अपने कमरे में चला गया था। उर्वा की वजह से ही उसकी मोहब्बत उससे दूर हुई थी और ये बर्दाश्त करना रमीज़ के लिए आसान नहीं था। आसिया बेगम उसे समझा कर थक चुकी थी, मगर वो उर्वा को माफ़ करने पर तैयार नहीं था। ये ज़रूर हुआ था कि उन दोनों का ताल्लुक आपस में बन गया था। ये शायद उनके रिश्ते का फितरी तकाजा था, मगर वो दिल से अभी भी उससे नाराज़ था। उर्वा के लिए यही काफ़ी था कि रमीज़ ने उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी थी। उस दिन जब घर में आया तो उर्वा और आसिया बेगम दोनों ही सोफ़े पर बैठी हुई थीं। आज इन दोनों के तासुरात रमीज़ को मामूल से कुछ मुख्तलिफ लग रहे थे। उस वक्त आसिया बेगम अपने कमरे में होती थी और उर्वा उसका इंतज़ार कर रही होती थी। उसके आने के बाद वो उसे खाना देती और फिर सोने के लिए लेट जाती। रमेश सलाम करने के बाद कमरे में जाने लगा तो अपनी माँ की बात सुनकर रुक गया था और तब उर्वा वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई थी। उसके चेहरे पर रंग खिले नजर आ रहे थे। रमेश ने हैरान होकर उसकी शक्ल देखी। इसे क्या हुआ? अपनी माँ के पास आकर बैठ गया। वो उनसे भी अभी तक नाराज़ था। उन्होंने प्यार से रमेश को देखते हुए कहा, अब तुम उर्वा का ख्याल रखा करो, उसे मोहब्बत दो, उसके साथ नरमी से पेश आया करो। डॉक्टर ने कहा है कि वो बहुत कमज़ोर है, इसे देखभाल की ज़रूरत है और इसके साथ साथ मोहब्बत और केयर की भी। वो मुस्कुराते हुए रमेश को देखते हुए कहने लगी, क्यों, ऐसा क्या हुआ उर्वा को? वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर रमेश हैरान परेशान रह गया था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसे ये खबर भी सुनने को मिल सकती है। अपने दिल के तासुरात उसके लिए अनजान थे। वो नहीं जानता था उसे खुशी का एहसास है या किसी और चीज़ का, मगर वो बेयकीन ज़रूर था यह सुनकर। आहिस्ता आहिस्ता उसके रवैये में उर्वा के लिए तब्दीली आना शुरू हो गई थी और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने ज़ख्म गोया भूलता चला जा रहा था। सबीन भी रुखसत होकर अपने घर चली गई थी। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, शौहर भी अच्छा इंसान था। वो अपने घर में खुश थी। रमेश आज तक उस घर में दोबारा नहीं गया था। उस दिन जो उसकी बेइज्जती हुई थी वो आज तक उस बेइज्जती को याद रखे हुए था। हालांकि मामू ममानी कितनी बार आ चुके थे और उन्होंने अपने रवैये से रमेश पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया था, मगर रमेश उन्हें देखकर गैर इरादी तौर पर वहाँ से उठ जाता था। ऐसी सूरत हाल में उर्वा सर झुकाकर रह जाती थी। जो भी कुछ हुआ था उसकी अपनी वजह से ही तो हुआ था। उस दिन वो ऑफिस में ही था जब उसकी माँ ने ये खुशखबरी सुनाई कि वो एक बेटे का बाप बन गया था। ये सुनकर वो उसी वक्त ऑफिस से उठा और घर आकर अपने बेटे को दोनों हाथों में लेकर उसे प्यार करने लगा। उस वक्त वो इतना खुश था कि वो अपने साथ की गई उर्वा की ज्यादती को भी फरामोश कर गया था। उर्वा ने जब उसे खुश देखा, उसे नम आंखों से हंसते देखा, तो उसके दिल पर घूंसा सा पड़ा था। उसने इतने अच्छे शख्स के साथ इतना बुरा किया। अगर वो सीधे तरीके से उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती तो वो तब भी उससे शादी कर लेता, मगर उर्वा ने अपनी मोहब्बत पाने के लिए गलत रास्ता चुना था, जिसका उसे अब जाकर पछतावा था। उसे एहसास हो गया था कि उसने जो किया गलत किया और तभी उसने सब लोगों की मौजूदगी में इस बात का एतराफ़ भी कर लिया कि उस दिन जो भी हुआ था उसमें रमेश का कोई कसूर नहीं है।
मैं रमेश से मोहब्बत करती थी और उन्हें सबीन के साथ नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने ये साजिश रचाई और रमेश को हासिल कर लिया। जमीला बेगम और तौकीर साहब हैरत से बुत बने खड़े रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी ऐसा भी कर सकती है, जबकि आसिया बेगम भी उसके मुंह से ये इंकिशाफ सुनकर शशदर रह गई थी और रमेश भी हक्का बक्का रह गया था। अब जब वो सब कुछ भूल चुका था और किसी हद तक उसे कबूल भी कर चुका था, तो इस पागल लड़की को गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या ज़रूरत थी। सब लोग उसे बुरा भला कहते हुए वहां से चले गए थे। ऐसे में आसिया बेगम ने उसे गले से लगा लिया। गलती हर इंसान से हो जाती है और तुमसे भी गलती हुई है, मगर अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। आज तुमने इस बात का एतराफ़ भी कर लिया कि तुम्हारा शौहर एक अच्छा इंसान है। तुमने उस पर बहुतान बांधा था। जब वो कमरे में आई तो रमेश उससे खफा था। तुमने ये सब क्यों किया? उर्वा उसके सामने आन खड़ी हुई। आपके लिए किया था। आप सबके सामने सर झुकाकर रहते, किसी के सामने नज़र उठाकर बात नहीं कर सकते थे, और इस सब से मुझे एहसास निदामत होता था। मैं आपको सबकी नज़रों में सरखरू देखना चाहती थी, तभी मैंने ऐसा किया। अब की बार वो नरमी से मुस्कुरा दिया। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे इतनी पागलों जैसी मोहब्बत करती होगी। अगर मुझे एहसास होता तो मैं कभी भी सबीन से मंगनी ना करता। तुम जानती हो उर्वा, सबीन से मुझे कोई धुआंधार इश्क नहीं था। वो मुझे पसंद थी और मुझे लगता था कि उसके साथ ज़िंदगी सुकून से गुजर सकती है। ये वजह थी कि मैंने उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया था। आपको अभी भी सबीन की याद आती है? आप अभी भी ये सोचते हैं कि काश वो आपकी ज़िंदगी में शामिल होती? वो धड़कते दिल से ये सवाल पूछ रही थी। रमेश ने गहरा सांस लिया। नहीं, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचता, बल्कि अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। उसने अपने बेटे को दोनों हाथों में थाम लिया। मुझे मेरे अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी अता की है कि मैं अपने तमाम गमों को भूल गया हूँ, और बेहतर यही है कि तुम भी इस सब को भूल जाओ। आने वाले वक्त की तरफ देखो। जो होना था हो गया। गुजरी हुई बातों को याद करके तकलीफ से ज़्यादा इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता। उर्वा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दें, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपका दिल दुखाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफ़रत करते हैं। रमेश ने उसके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। ऐसा नहीं है, मैं तुमसे नफ़रत करता था, मगर अब मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता। हाँ, तुम्हारे लिए दिल में जगह बनाना मुश्किल है, मगर मुझे लगता है कि अब तुम इसमें कामयाब हो ही जाओगी। उसकी बात सुनकर उर्वा ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए गोया अपनी बात की तायीद की थी। उसका दिल मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे आने वाले वक्त ने खुशी की नवेद सुना दी थी।